YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि परमार आईएएस चैनल में सिविल सर्विसेज की सफलता के लिए विशेष अभियान के साथ में सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, इसी क्रम में हमने आईएएस और प्रांतीय सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हेतु हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जिसका नाम है सम्राट यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज वर्ष 2026-27 और फोर्थकमिंग ईयर्स। जैसा कि इस टेस्ट सीरीज के पिछली क्लासेस में हमने आपको ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई है जो सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछी जाती, और आज पुनः उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा इसमें हम विषयवार सामग्री देने का निर्णय हमने लिया है, तो पहला विषय है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और उसमें लेक्चर नंबर 9 है आज। अब इसका लेते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है, निम्न में कौन गलत है? 4 ऑप्शन में गलत को ढूंढना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। देखते हैं कौन सा गलत है। ए नंबर, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा की अंग्रेजी है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, शॉर्ट में GEF। यानी मैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा कहूं या ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कहूं या GEF कहूं, उसका संदर्भ एक ही संस्था से है। GEF है क्या? एक बात ध्यान दीजिए कि पूरे विश्व का यानी पूरी धरती के पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए, यानी पर्यावरण सही सलामत बना रहे, और पर्यावरण सही सलामत रहेगा तो जीव भी सही सलामत रहेंगे, मानव भी रहेगा। तो पूरे विश्व या पूरी धरा के पर्यावरण को सही सलामत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यह संगठन तैयार किया गया, जिसे हम GEF नाम से जानते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही है, विश्व के पर्यावरण को सुविधा देने वाला, यानी विश्व के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भाव रखने वाला संगठन। तो GEF पर्यावरण की सुविधा के लिए है, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अब ये विश्व बैंक जो पूरे दुनिया के लिए एक प्रमुख बैंक का काम करता है, तो विश्व बैंक में ही सबसे पहले यह एक व्यवस्था की गई कि एक एजेंसी हो, एक संगठन हो जो विश्व के पर्यावरण पर ध्यान दे। तो विश्व बैंक ने ही सबसे पहले अपने अंदर एक संस्था बनाई, और जिसका नाम हुआ GEF, यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा। और विश्व बैंक ने यह जो एक संस्था बना दी, एक संगठन, तो एक प्रकार का वित्तीय संगठन था। तो विश्व बैंक ने GEF नामक वित्तीय संगठन में पैसा भी डिपॉजिट किया, और विश्व बैंक ने कहा कि GEF इस धन का उपयोग करके पूरे विश्व में पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करेगा। अब GEF का गठन शुरू हो जाता है और प्रक्रिया आगे बढ़ गई। अब जब ये GEF आया, इसके पास फंड यानी धनराशि भी आ गई, तो GEF नामक संगठन या संस्था का कर्तव्य हुआ कि विश्व स्तर के पर्यावरण को सुरक्षित रखे। अब यह सुरक्षा करने का काम शुरू कर चुका था, और इसी से धीरे धीरे और भी बदलाव आए। तो जैसा कि यह है, ए नंबर में वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना विश्व बैंक में, हाँ बात सच है कि विश्व बैंक में हुई थी। विश्व बैंक में
पायलट प्रोग्राम यानी एक अभियान शुरू किया गया था कि ऐसा एक संगठन शुरू किया जाए, एक संस्था शुरू की जाए जो विश्व के पर्यावरण पर ध्यान दे, और एक पायलट के रूप में कहा जाए एक शुरुआत की गई, एक चेक किया गया कि क्या ऐसा संभव है, बस इस रूप में। तो जब कोई चीज की शुरुआत की जाती है और ये देखा जाए कि क्या ऐसा सफल हो सकता है, ऐसा संभव है, क्या इसमें बेहतरी होगी, जब ऐसा कोई प्रारंभिक रूप से सबसे पहले कोई काम शुरू किया जाता है उसे हम पायलट प्रोग्राम बोल देते हैं। तो वास्तव में देखा जाए कि इसकी जो जीईएफ की स्थापना है तो विश्व बैंक में ही हुई है और पायलट प्रोग्राम के रूप में हुई है, ये भी सत्य है। तो पायलट प्रोग्राम के रूप में अच्छा किसने की थी? तो वहां पर एक प्रमुख आर्थिक जानकार योग प्रशिक्षित व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद अल अशरी। तो मोहम्मद अल अशरी की अध्यक्षता में की गई थी। अब इस अशरी को हम अशरी भी लिख सकते हैं, अशरी। तो जरा देखें कि विश्व बैंक में मोहम्मद अल अशरी ने पायलट प्रोग्राम के रूप में, यानी इनकी अध्यक्षता में पायलट प्रोग्राम के रूप में विश्व बैंक में जीईएफ की स्थापना होती है। पुनः देखते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना विश्व बैंक में पायलट प्रोग्राम के रूप में मोहम्मद अल अशरी की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है और हमें ढूंढना है कौन गलत है। ये तो हमारा यानी कथन सत्य है। बी नंबर, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ की स्थापना 1 बिलियन यानी 1 अरब डॉलर के साथ की गई थी। तो जब मोहम्मद अल अशरी की अध्यक्षता में जीईएफ का गठन हुआ विश्व बैंक में, तो उस समय विश्व बैंक ने इस संगठन को यानी जीईएफ को 1 बिलियन डॉलर की राशि उपलब्ध कराई थी। यह सत्य है। इसका मतलब जीईएफ की जो स्थापना हुई थी तो वह 1 बिलियन डॉलर के साथ की गई थी। यह भी बात सही है। अब कल लिख करके आएगी 2 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर, नहीं, 1 बिलियन डॉलर के साथ ही हुई थी। अब आया सी नंबर, वैश्विक, तो यह भी सही है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसे मैं बार बार इतना न कह के आगे जीईएफ भी कह सकता हूं, तो आप समझिएगा इसका आशय वैश्विक पर्यावरण सुविधा है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ विकासशील देशों को सक्षम बनाने के लिए की गई थी। तो एक बात सत्य है कि विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो अभी डेवलप हो रहे हैं, हुए नहीं है, यानी अभी वो विकसित नहीं हो पाए हैं, अल्प विकसित है, उन्हें हम विकासशील देश कहेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज कहेंगे। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी विकासशील देशों को सक्षम बनाने के लिए की गई थी। यानी यह जो संस्था जीईएफ आई, यह संगठन आया, वह विकासशील देशों को सक्षम बनाने के लिए था, एबल बनाने के लिए। तो ये बात सही है, डेवलपिंग कंट्रीज को ही एनेबल करने के लिए ही यह अस्तित्व में आई थी। और क्यों एनेबल करना था, क्यों सक्षम बना रहा था, जिससे वे का मतलब विकासशील देश, वे पर्यावरण चुनौतियों मतलब पर्यावरण पर जो चुनौतियां आ गई हैं, यानी संकट आ गए हैं, क्राइसिस, जब ऐसे संदर्भ में चुनौती, चैलेंजेस शब्द आए तो मतलब ये कि पर्यावरण पर क्राइसिस आ गया, समस्याएं आ गई हैं, संकट। तो जिससे वे यानी विकासशील देश पर्यावरण चुनौतियों पर कार्रवाई कर सके, यानी पर्यावरण के जो चैलेंजेस है, पर्यावरण पर जो समस्याएं आ गई, पर्यावरण पर जो संकट आ गया है,
चाहे वह तापमान गर्म हो रहा हो, या पेड़ काटे जा रहे हैं, या जंगली जीवों का शिकार हो रहा है, या जल का प्रदूषण हो रहा है, ये सब पर्यावरण का संकट है, पर्यावरण की चुनौतियां हैं। तो जिससे वे पर्यावरणीय चुनौतियों पर कार्रवाई कर सके। तो बात सत्य है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वह धन का होता है, वह वित्त का होता है, फिनांस का होता है। बिना वित्त के हम सफल कदम नहीं उठा पाते हैं, आवश्यकता पड़ती है, कदम कदम में वित्त यानी धन की आवश्यकता होती है। और जीईएफ ने विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराया, तभी तो विकासशील देश पर्यावरण के समस्याओं या संकटों का सामना कर पाएंगे, चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो बात सही है, सक्षम बनाने के लिए था, जिससे वे पर्यावरण चुनौतियों पर कार्रवाई कर सके। अब जब पर्यावरण की चुनौतियों पर कार्रवाई कर सके, यानी वित्त का प्रयोग करके विकासशील देश पर्यावरण में को सुधारेंगे, पर्यावरण के विकास का काम करेंगे। तो जब पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करेंगे। अब यह भी बात सत्य है कि इसीलिए था, तथा धारणीय या सतत विकास, धारणीय विकास कहे या सतत विकास कहे या निरंतर विकास कहे, एक ही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी होती है। और पिछली क्लास से मैंने आपको बताया कि सतत विकास क्या है। सतत विकास का मतलब जो हमेशा विकास होता रहे, क्योंकि एक युग में एक काल में हम विकास कर ले और बाकी काल में न कर पाए तो ऐसा विकास किसी काम का नहीं हो सकता। हमेशा थोड़ा थोड़ा विकास काम का होता है। जैसा मुझे 2 रोटी दी जाए सुबह 2 शाम, लेकिन ये कहा जाए कि एक दिन 8 रोटी मिल जाएंगे फिर 80 दिन खाना नहीं मिलेगा, तो ये बेकार है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि निरंतर जो चीज होती है वह उचित होगी। तो यहां पर हम देखें कि यदि हम प्राकृतिक संसाधन जैसा बालू है, कोयला है, जल है, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसा करें कि वर्तमान में भी विकास हो जाए और प्राकृतिक संसाधनों बचे रहे कि भविष्य में भी मानव पीढ़ियों का विकास हो, तो इसे कहते हैं निरंतर विकास होना, सतत विकास होना। इसका मतलब सतत विकास का आशय है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करें जो आज का भी विकास हो सके और भविष्य के लिए भी उनका उपयोग संसाधनों का किया जा सके। ये धारणीय विकास है। तो यहां पर इसलिए भी फंड उपलब्ध कराया जाता है विकासशील देशों को कि वो सतत विकास में वृद्धि कर सके। और जब सतत विकास होगा तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और मानव समाज और जीव समाज भी सुरक्षित होगा। तो एक बात सत्य है कि यहां पर जीईएफ क्यों आया कि विकासशील देशों को सक्षम बना दे और जिससे वो पर्यावरण की चुनौतियों का सामना कर सके और सतत विकास कर सके। पूरी बात सत्य है। जैसा सी में पुनः वैश्विक पर्यावरण सुविधा विकासशील देशों को सक्षम बनाने के लिए की गई थी, जिससे वे पर्यावरण चुनौतियों पर कार्रवाई कर सके तथा धारणीय या सतत विकास में वृद्धि कर सके। तो ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल ये सही है। तो सतत विकास में वृद्धि कर सके, तो ये सी नंबर भी सही। अब आया डी नंबर। हमें ढूंढना है कौन सा गलत है, तो डी तो गलत होगा, फिर भी पढ़ें। वैश्विक पर्यावरण सुविधा विकसित देशों के लिए की गई थी, यानी जो ऐसी सुविधा है या ऐसा संगठन आया वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए आया, अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए, ब्रिटेन के लिए। लेकिन ये बात गलत है, वो विकसित देशों के लिए नहीं थी जीईएफ व्यवस्था। जीईएफ जो संगठन है, ये संस्था है, वो विकसित देशों के लिए नहीं थी। तो ये बात गलत है, जबकि इसमें कहा जा रहा है कि विकसित देशों के लिए की गई थी, जिससे वे विकासशील देशों में परमाणु प्रसार को रोक सके। यानी विकसित देश विकासशील देशों
को बोले कि परमाणु का उपयोग नहीं करना है, परमाणु प्रसार को रोकिए, लेकिन इसलिए नहीं की गई थी। जब इसलिए नहीं की गई तो यह बात यहां पर गलत है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ये बात गलत है, विकासशील देशों के लिए की गई थी, ना कि विकसित देशों के लिए। ये बात गलत है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ को विश्व बैंक प्रणाली से अलग करने के संदर्भ में कौन सही नहीं है? इसका मतलब ये कहें कि जीईएफ को बाद में विश्व बैंक से अलग कर दिया गया और अलग एक संगठन बनाया गया। यानी पहले विश्व बैंक था, विश्व बैंक ने धीरे से एक नई संस्था बनाई अपने अंदर जीईएफ। तो जीईएफ एक सहयोगी आनुषंगिक इकाई के रूप में विश्व बैंक के अंदर काम करना शुरू किया। अब जीईएफ को फिर महत्वपूर्ण मान लिया गया कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो जीईएफ को विश्व बैंक से अलग कर दिया गया और अलग संगठन बनाया गया। तो जब विश्व बैंक से अलग एक संगठन के रूप में अस्तित्व में आया, तो इस संदर्भ में देखना है हमें कि विश्व बैंक से अलग एक व्यवस्था के रूप में जीईएफ में कौन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो 3 सही है, एक कोई गलत होगा। देखते हैं। ए नंबर, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। और जैसा आपको मालूम है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ये एक बहुत ही वहां का विकसित महानगर है ब्राजील का, और ब्राजील देश है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील नगर के ब्राजील देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील देश के अंतर्गत रियो डी जेनेरियो एक नगर है, और उसी रियो डी जेनेरियो का शॉर्ट फॉर्म रियो कहा जाता है। तो उसी रियो में एक संगठन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये तो बात तो बिल्कुल सही है। और यह जो 1992 में रियो में सम्मेलन हुआ था, तो यह सम्मेलन पृथ्वी को सुरक्षित कैसे रखा जाए, यानी पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस संदर्भ में यह सम्मेलन था। इसलिए इसे कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। और यह सम्मेलन पृथ्वी के बारे में सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ये पहली बार पूरे विश्व के लोगों का लगभग एक समूह तैयार हुआ था। तो पहली बार ऐसा महत्वपूर्ण औपचारिक रूप से ऐसा सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कह देते हैं। और पृथ्वी सम्मेलन तो वही है जो पृथ्वी के बारे में चर्चा हो, पृथ्वी को बचाने के बारे में हो, पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के बारे में हो। इसका मतलब ये पर्यावरण से जुड़ा था रियो का सम्मेलन। और ये जो रियो सम्मेलन भी इसे कह देते हैं 1992 का। तो रियो सम्मेलन कहे या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहे, दोनों एक ही बात है 1992 का। तो अगर हम कहें पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, तो वो भी यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। और यदि ये हम कहें रियो सम्मेलन 1992, तो यह भी पर्यावरण की सुविधा के लिए है। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी रियो नामक नगर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसी के दौरान जीईएफ को विश्व बैंक प्रणाली से अलग किया गया। अब अगर आपको तैयार है कि बात सत्य है कि अलग किया गया था, तभी ये कथन यानी ए नंबर सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो मैं आपको बिल्कुल सत्यता की ओर ले चलूं और ये बता दूं कि जो जीईएफ नामक संगठन बना था, तो वास्तव में यह विश्व बैंक से फिर अलग हुआ। और इसी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान ही जीईएफ को विश्व बैंक से अलग किया गया था।
अलग संगठन बनाया गया और विश्व के देशों ने रियो में बैठ करके ये महसूस किया कि पूरी पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वास्तव में GEF नामक छोटा संगठन है विश्व बैंक में, लेकिन अच्छा काम कर रहा है। तो फिर यह हुआ कि यदि ये पर्यावरण को सुरक्षित कर रहा है, पृथ्वी को सुरक्षित कर रहा है, तो क्यों ना GEF को विश्व बैंक के अंतर्गत जो वह नियंत्रण में है, तो क्यों ना विश्व बैंक से हटा लिया जाए और GEF को और मजबूत कर दिया जाए। तो बस ये निर्णय फिर लिया गया। तो ये आपका जो ए पॉइंट है ये सत्य है, यह सही है। यानी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान GEF को विश्व बैंक प्रणाली से अलग किया गया, यह सत्य है, यह सही है। बी नंबर, GEF को विकासशील देशों में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया। अब GEF को विकासशील देशों में, ये तो हमें पता है कि GEF विकासशील देशों को लाभ पहुंचा रहा है, आर्थिक सहयोग कर रहा है और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए, यानी GEF विकासशील देशों को वित्त देता है, धन उपलब्ध कराता है और विकासशील देशों को निर्देश देता है कि वो ऐसी परियोजनाएं बनाए जो टिकाऊ हो। टिकाऊ का मतलब सतत हो, यानी ऐसी परियोजना जो हमेशा आगे बढ़ती रहे, और जो हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी तो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए कि आज की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, आज भी विकास हो जाए और भावी पीढ़ियों को भी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित बचे रहें। यही तो टिकाऊ विकास है। तो टिकाऊ विकास पर ध्यान दिया गया। GEF ने सोचा कि टिकाऊ विकास यदि हम कहेंगे तो टिकाऊ विकास की आत्मा में ही समाहित है कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना। अब जब प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना और इन्हें भविष्य को बचा कर रखना है, भविष्य के लिए रखना है, जब ये भाव होगा तो निश्चित बात है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, भविष्य के लिए इसे बचा कर रखेंगे। जब ये भाव होगा, निसंदेह है कि हम जरूर है कि पर्यावरण को ध्यान में देकर के ही काम करेंगे। इसलिए टिकाऊ परियोजना जो होती है वह पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही बनाई जाती है, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। तो GEF ने यह सोचा कि विकासशील देशों को धन दिया जाए, वित्त उपलब्ध कराया जाए और उनसे कहा जाए कि टिकाऊ परियोजनाएं बनाइए आप विकास के लिए, जिससे कि पर्यावरण का सुरक्षित रहे, यानी पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाएं, यानी ऐसी टिकाऊ परियोजनाएं बनाएं कि पर्यावरण को कम से कम आघात पहुंचे। तो GEF को विकासशील देशों में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह भी सत्य है कि यह जब 1992 का आया और विश्व बैंक से जब अलग किया गया तो GEF को एक वित्तीय तंत्र के रूप में अलग किया गया और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए उसे पुनर्गठित किया गया, एक तंत्र बनाया गया। तो हमारा बी वाला नंबर भी बिल्कुल सही है, यानी GEF को विकासशील देशों में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया। ये भी सत्य है, सही है। अब आया सी नंबर, GEF को पुनर्गठित करके एक स्थायी व अलग संस्थान बनाया गया। तो ये भी ध्यान दें कि जब GEF को विश्व बैंक से अलग किया जाता है, तो जब अलग किया गया तो उसका पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठित हुई और पुनर्गठित करके विश्व स्तर पर उसे एक अलग स्वतंत्र संस्थान बना दिया गया। जैसा विश्व बैंक एक स्वतंत्र संस्थान है, वैसे ही GEF को एक स्वतंत्र संस्थान बना दिया गया। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो सी नंबर में है GEF को पुनर्गठित करके एक स्थायी व अलग संस्थान बनाया गया, यह भी सत्य है। अब आया डी नंबर,
डी में है उपर्युक्त सभी गलत है। जब हम लोगों ने चर्चा कर ली कि ए बी सी तीनों सही है, जब तीनों सही है तो डी में क्या कहा जा रहा है कि तीन गलत है। अगर ये तीनों गलत होते तो डी को हम सही मान लेते, और डी कहता है तीनों गलत है, अब तीनों है सही, इसलिए डी की बात तो गलत है। तो डी में कहा गया है कि उपर्युक्त सभी गलत है, तो ये बात गलत है, ये बात रॉन्ग है। क्यों गलत है? क्योंकि उपर्युक्त सभी सही है। तो यह डी नंबर ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमें उत्तर यह कहना है कि कौन सा वास्तव में यानी सही नहीं है। तो डी नंबर सही नहीं है, क्योंकि डी नंबर कहता है उपर्युक्त सभी गलत है, जबकि है सभी सही। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अब आया प्रश्न तीसरा। तीसरे प्रश्न में देखें, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ के संदर्भ में कौन गलत है। अब हमें देखना है कि इसमें कौन गलत है, जीईएफ के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो ए नंबर आया, जीईएफ की संरचना में एक विधानसभा, परिषद एक, सचिवालय एक एवं 18 एजेंसियां शामिल हैं। तो देखिए ध्यान दें, चूंकि एक ही स्वतंत्र संगठन के रूप में उभरा जीईएफ, तो इसकी संरचना में बात सत्य है कि एक विधानसभा है, एक परिषद है, एक सचिवालय है और 18 अन्य एजेंसियां हैं जो कि अन्य देशों या अन्य संगठनों से जोड़ने के लिए कनेक्टर का काम करते हैं। तो हमारा ए नंबर सही है। हमें यहां ढूंढना है कौन गलत है, यानी जीईएफ का की संरचना में ये चीजें शामिल है। अब बी नंबर आया, जीईएफ की संरचना में एक वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल है। हां, जब ये पुनर्गठित होकर के इसकी संरचना अस्तित्व में आई तो एक सलाहकार पैनल यानी इसी जीईएफ में एक सलाहकार समूह बनाया गया है, यानी सलाहकार उसे पैनल बोल देंगे। और वो जो समूह है वो वैज्ञानिकों का समूह है। तो वो क्या करते हैं, विश्व स्तर पर पर्यावरण के सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के तकनीकी और वैज्ञानिक सलाह देते हैं। इसलिए यहां कहा गया जीईएफ की संरचना में एक वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल, ऐसा सलाहकार पैनल है जो वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान से भरा हुआ है। तो यह सत्य है कि एक सलाहकार पैनल है और सलाह किसकी देता है, वैज्ञानिक और तकनीक से जुड़ी हुई सलाह देता है। तो जीईएफ की संरचना में एक वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल है तथा मूल्यांकन कार्यालय सम्मिलित है। और इसी जीईएफ की संरचना में एक और छोटा सा समूह है, यह उसी का एक भाग है और उसे हम कह देते हैं मूल्यांकन कार्यालय। मूल्यांकन कार्यालय का काम होता है कि वह पूरे विश्व के पर्यावरण से संबंधित जो कृत्य हो रहे हैं, जो सरकारें काम कर रही हैं, एनजीओज काम कर रहे हैं, तो उनका मूल्यांकन करना कि काम वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल हो रहा है कि नहीं, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा रहा है या नहीं, ऐसा मूल्यांकन का काम वह करता है। तो जीईएफ में ही एक सेक्शन है जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन कार्यालय। ये भी सत्य है। तो बी नंबर में आया, जीईएफ की संरचना में एक वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल और तथा मूल्यांकन कार्यालय सम्मिलित है। तो ये दोनों बात सत्य है। तो ये ए नंबर की बात भी सही है, बी की भी है। अब आता है सी नंबर। सी नंबर में है, जीईएफ का सचिवालय लंदन में है। चूंकि एक अलग संगठन है तो इसका एक सचिवालय होगा, सेक्रेटेरिएट होगा, एक हेडक्वार्टर होगा जहां से वो पूरे विश्व के लिए काम करता होगा और पूरे विश्व के विकासशील देशों को धन मुहैया कराता होगा। तो उसका कार्यालय कहां पर है, उसका सचिवालय कहां पर है? तो जीईएफ का सचिवालय लंदन में है। तो ध्यान दीजिए, जीईएफ का सचिवालय लंदन में नहीं बनाया गया। जब लंदन में नहीं बनाया गया तो ये सी बात गलत है। और हमें देखना क्या है कि कौन गलत है। तो जब कौन गलत है तो सी नंबर गलत है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
इसका मतलब डी नंबर सही होगा। तो डी में क्या कहा गया, जीईएफ का सचिवालय वाशिंगटन डीसी में स्थित। हाँ, वाशिंगटन डीसी एक नगर है, काफी बड़ा नगर है, अच्छी सुविधाओं वाला है, और यह है अमेरिका का नगर है। तो जो जीएफ का सचिवालय बनाया गया है वह वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। तो ये बात सत्य है, यानी यह जीईएफ का सचिवालय लंदन में नहीं है, वह वाशिंगटन डीसी में है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका उत्तर रहेगा सी नंबर। तो आज मैंने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में उन कुछ नई बातों को आपके सामने रखा है जिनका महत्व बढ़ता जा रहा है। वैश्विक चर्चा परिचर्चा में बार बार उन संगठनों संस्थानों को शामिल किया जा रहा है, उन्हीं में से जीईएफ है। इसका मतलब जीईएफ से जुड़े हुए प्रश्नों को भविष्य में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक क्रमागत और विस्तार से देने की एक नई पहल शुरू की है। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास के साथ आपको और एक अच्छी सामग्री के साथ। धन्यवाद।